अभी हम चैप्टर नंबर 10 डिविडेंड एंड इंटरेस्ट का फुल चैप्टर रिवीजन ले रहे हैं। सबसे पहले तो आप लोग को ख्याल रखना पड़ेगा कि इसमें मार्क्स कितना है। मार्क्स विद ऑप्शन 13 है और कंपलसरी में 9 है। सो ऐसा सोचो कि चैप्टर का रिलेवेंस बहुत ज्यादा है। एक डिस्टिंग्विश एक शॉर्ट नोट तो आना ही चाहिए और बोनस एक्स्ट्रा दो दो मार्क का आ सकता है या एक और शॉर्ट नोट आ सकता है। गिव रीजंस में चांसेस है। तो सबसे पहले तो डिविडेंड क्या होता है। डिविडेंडम वर्ड से आया है। डिविडेंड कंपनी के प्रॉफिट का वो हिस्सा जो कंपनी शेयर होल्डर को लौटाती है एज अ रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट। नाउ इफ यू चेक आउट द एग्जांपल कि एक शेयर होल्डर कंपनी को शेयर कैपिटल का पैसा देता है, जैसे बैंक में पैसा देगा तो इंटरेस्ट मिलेगा, तो कंपनी उस पैसे का जमीन मशीनरी बिल्डिंग खरीदती है, प्रॉफिट कमाती है, तो उस प्रॉफिट में रिटर्न्स के तौर पर शेयर होल्डर को डिविडेंड दिया जाएगा। तुम चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया का डेफिनेशन भी लिख सकते हो और डिस्ट्रीब्यूशन टू शेयर होल्डर्स आउट ऑफ प्रॉफिट्स और रिजर्व्स अवेलेबल फॉर दिस पर्पस। तुम क्या करोगे, कोई भी डिविडेंड का क्वेश्चन पूछा जाए तो ए इंट्रोडक्शन लिखोगे, बी मीनिंग लिखोगे और सी डेफिनेशन लिखोगे तो तुमको फुल मार्क्स मिलेगा। सो ए बी सी, फिर बाद में डी वुड बी फीचर्स ऑफ डिविडेंड या तुम्हारा आगे का लीगल प्रोविजन ऑफ डिविडेंड। तो याद रखना एग्जाम में एबीसी फॉर्म में जरूर लिखना, तुमको फुल मार्क्स मिलेगा। ठीक है। सो डिस्ट्रीब्यूशन टू शेयर होल्डर्स कौन देता है, कंपनी। किसमें से, प्रॉफिट में से या तो रिजर्व में से। अवेलेबल क्योंकि मौजूद है, क्योंकि प्रॉफिट हुआ है, क्योंकि रिजर्व है। करेक्ट। सो इस प्रकार से कर सकते हो। फीचर्स ऑफ डिविडेंड, प्रॉफिट में से दिया जाता है या तो रिजर्व में से। अनकंडीशनल है, जब डिविडेंड देती है तो दूसरा कुछ कंडीशन रख नहीं सकते। इक्विटी और प्रेफरेंस को दिया जाएगा, प्रेफरेंस को फिक्स्ड होगा, इक्विटी को फ्लक्चुएटिंग होगा। प्रेफरेंस को पहले दिया जाएगा, इक्विटी को लास्ट में दिया जाएगा। हो सकता है कि डिफरेंशियल राइट्स हो तो शेयर होल्डर को डिविडेंड में भी फर्क आ सकता है। डिविडेंड कैपिटल में से नहीं दे सकते क्योंकि कंपनी का शेयर कैपिटल कम हुआ तो बंद होने की कगार पे आ सकती है कंपनी। डायरेक्टर्स रिकमेंडेशन करते हैं, बोर्ड मीटिंग में रेजोल्यूशन पास करते हैं, फिर एनुअल जनरल मीटिंग बुलाया जाता है, वहां पे शेयर होल्डर्स डिक्लेयर करते हैं। सो डायरेक्टर्स रिकमेंडेशन और शेयर होल्डर्स डिक्लेरेशन कहां पे डिक्लेयर होता है, एजीएम में। ठीक है ना, फाइनल अकाउंट्स बनने के बाद। और एक बार डिक्लेयर हो गया तो क्रिएट्स अ डेट, कैनॉट बी रिवोक्ड, कैनॉट बी कैंसल्ड। इंटरिम डिविडेंड भी होता है, लेकिन फर्क ये है कि इंटरिम रिकमेंडेड और डिक्लेरेशन बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, फाइनल डिविडेंड रिकमेंडेड बाय डायरेक्टर्स, डिक्लेयर्ड बाय शेयर होल्डर्स। इसका डिस्टिंग्विश भी आगे आने वाला है। कैश में दे सकते, काइंड में नहीं। जैसे मैंने बताया था, हीरो कंपनी बाइक नहीं दे सकती, कैश में देना पड़ेगा। पेड अप वैल्यू ऑन शेयर्स के हिसाब से परसेंटेज में तय होता है। जिसने एडवांस में कंपनी का पार्टली पेड अप शेयर्स है और शेयर होल्डर ने एडवांस बाकी का भी दे दिया तो उस पर डिविडेंड नहीं दिया जा सकता। ठीक है। लीगल प्रोविजंस ऑन डिविडेंड में आते हैं। सबसे पहले सोर्स ऑफ पैसा कहां से आएगा, तीन ही सोर्स अलाउड है, करंट ईयर्स प्रॉफिट या प्रीवियस ईयर्स प्रॉफिट या रिजर्व जो है, या तो फिर गवर्नमेंट ने जो पैसा दिया उसमें से ही तुम डिविडेंड दे पाओगे। सो या तो करंट ईयर्स प्रॉफिट या प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर के प्रॉफिट में से तुम दे पाओगे, या जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने पैसा दिया। यहाँ पे तुम ये भी बोलना चाहिए कि रिजर्व्स। ठीक है ना। सो करंट ईयर प्रॉफिट, प्रीवियस ईयर प्रॉफिट, रिजर्व्स जो कंपनी के पास है, फ्री रिजर्व, सारे रिजर्व नहीं यूज कर सकते। और फिर मनी प्रोवाइडेड बाय सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट यदि बोला तो हो सकता है। कैपिटल प्रॉफिट्स मैंने तुमको सैनोपी इंडिया का एग्जांपल दिया था कि कैपिटल प्रॉफिट कैश में मिला है, तुमने अपना एक हिस्सा बेचा है। उन्होंने बेचा था ना करीबन 580 करोड़ के ऊपर का। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन अलाउड करता है और बोलते ना कैपिटल प्रॉफिट्स आर रियलाइज्ड इन कैश। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन परमिट करता है और प्रॉफिट रिवॉल्यूशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज के बाद में बचता है। कैपिटल में से नहीं दे सकते, फ्री रिजर्व में से दे सकते हैं। तो एक्चुअली फ्री रिजर्व इधर आएगा कैसे कि करंट ईयर्स प्रॉफिट, प्रीवियस ईयर्स प्रॉफिट, रिजर्व या तो सेंट्रल गवर्नमेंट। देखा जाए तो चार भाग है, करंट ईयर प्रॉफिट, प्रीवियस ईयर्स प्रॉफिट, रिजर्व या तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने दिया। कैपिटल प्रॉफिट में कैश में मिला है तो दिया जा सकता है यदि आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ने अलाउड किया है तो। सो ये तुम्हारा सोर्स ऑफ डिविडेंड है। उसके बाद डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मेरा पर्सनल अनुभव है कि डिक्लेरेशन और
पेमेंट में से एक शॉर्ट नोट आने का चांस काफी ज्यादा रहता है। अभी इसका शॉर्ट में स्टोरी ऐसा है कि बोर्ड मीटिंग मैंने बताया था 20 सितंबर को यदि होगा बोर्ड मीटिंग, नहीं 20 अगस्त को पकड़ लेते हैं, 20 अगस्त को बोर्ड मीटिंग है, तो 2 दिन पहले, यहाँ पे दिया नहीं है बट मैं एक्स्ट्रा एड ऑन कर रहा हूँ, 2 दिन पहले 18 अगस्त से पहले तुमको शेयर बाजार को इन्फॉर्म करना पड़ेगा कि बोर्ड मीटिंग बुलाया जा रहा है जिसमें डिविडेंड दिया जाएगा। फिर बोर्ड मीटिंग होगा, बोर्ड मीटिंग में 2-3 चीजें होंगे, पहले तो परसेंटेज ऑफ डिविडेंड तय होगा, उसके बाद अमाउंट ऑफ डिविडेंड पता चलेगा कितना दे रही है, फिर एनुअल जनरल मीटिंग की तारीख तय होगी, बुक्स क्लोजर का डेट होगा। याद रखो डायरेक्टर्स यहाँ पे रेजोल्यूशन पास करके रेकमेंड कर रहे हैं, ये लकीर नहीं होगी, क्योंकि फिर शेयर होल्डर्स अप्रूवल, अल्टीमेटली बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने जो रेकमेंड किया है, कंपनी के मालिक डायरेक्टर्स नहीं है, शेयर होल्डर्स है। सो उसके बाद शेयर होल्डर्स का मीटिंग बुलाया जाएगा, वहां पे ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास करके डिविडेंड तय होगा कि जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने रिकमेंड किया था परसेंटेज वो उतना ही रहेगा या कम कर सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं। एक बार डिविडेंड डिक्लेयर कर दिया शेयर होल्डर्स ने तो वो कैंसिल करते नहीं आता, इट क्रिएट्स अ डेथ ऑन द कंपनी। और कंपनी को पैसा जो भी सपोजिटली 20 अगस्त को ये था तुम्हारा बोर्ड मीटिंग, तो 18 अगस्त से पहले तुमको शेयर बाजार को बताना पड़ेगा कि बोर्ड मीटिंग रखा है जिसमें डिविडेंड रिकमेंड होने वाला है। उसके बाद बुक्स क्लोजर का डेट आएगा, फॉर एग्जांपल 15 सितंबर को बुक्स क्लोजर, ताकि डिविडेंड किसको देना है उसका नाम अलग से बाजू में किया जा सके। तो 7 दिन पहले बुक्स क्लोजर के, दैट इज 8 सितंबर को, 8 सितंबर या पहले तुमको शेयर बाजार को इन्फॉर्म करना पड़ेगा कि तुम बुक्स कितने दिन के लिए बंद रख रहे हो, 7 दिन 14 दिन। और उसके बाद 30 सितंबर को लेट अस अज्यूम कि एजीएम हो रहा है, 30 सितंबर को एजीएम होने के बाद 5 दिन के अंदर एजीएम में डिक्लेयर हो चुका, फॉर एग्जांपल 40,000 डिविडेंड देना डिक्लेयर हो चुका। उसके बाद 5 अक्टूबर मतलब विद इन 5 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ द एजीएम कंपनी को ये पैसा बैंक में ट्रांसफर करना पड़ेगा, और विद इन 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ डिक्लेरेशन, मतलब 30 सितंबर के बाद 5 अक्टूबर तक बैंक में पैसे जमा करो 40,000 और 30 अक्टूबर तक डिविडेंड बांट दो। ये कायदा है, समझ में आया सबको कैसे कायदा है? लिस्टेड कंपनी का ऑलरेडी मैंने बता दिया कि 2 दिन पहले बोर्ड मीटिंग के इन्फॉर्म करो कि रिकमेंड होने वाला है। शेयर बाजार को जैसे डिक्लेरेशन होता है एजीएम में तो तुरंत इन्फॉर्म करो, और बुक क्लोजर के 7 दिन पहले इन्फॉर्म करो कि बुक 7 दिन 14 दिन कितने दिन के लिए बंद करने वाले हो। फिर बुक्स ऑफ रजिस्टर ऑफ मेंबर्स जो कि हेड ऑफिस में रहता है उसको बंद करना पड़ेगा, ट्रांसफर रजिस्टर भी बंद करना पड़ेगा, क्योंकि जिसको डिविडेंड देना है उसका तुम नाम और नंबर मतलब सब डिटेल्स बाजू में कर रहे हो। और फिर इलेक्ट्रॉनिक्स ईसीएस, आजकल ईसीएस होता है कम रकम के लिए ईसीएस, बड़े रकम के लिए एनईएफटी, आरबीआई के कायदे अनुसार होता है। ठीक है, लिस्टेड कंपनी हमेशा पर शेयर डिविडेंड डिक्लेयर करेगी। मैंने बताया था कि 40,000 रुपए का डिविडेंड है टोटल जो देना है, 10,000 शेयर है तो 4 रुपए पर शेयर ऐसे इन्फॉर्म होगा। परसेंटेज शेयर होल्डर्स को इन्फॉर्म किया तो शेयर होल्डर को समझेगा नहीं, सो लेट इनको ऐसे इन्फॉर्म करो कि 4 रुपीज पर शेयर इज डिक्लेयर्ड एज डिविडेंड, तो इजी पड़ेगा। प्रोहिबिशन टू पे डिविडेंड, तुम डिविडेंड कंपनी विच हैज फेल्ड टू रिपे डिपॉजिट, यदि कंपनी ने कोई डिपॉजिट या डिबेंचर या दूसरा कोई कर्जा पे इंटरेस्ट या तो रिपेमेंट नहीं कर पाई जो ड्यू था, तो डिविडेंड डिक्लेयर नहीं कर सकती। यदि कंपनी प्रेफरेंस शेयर्स पे लौटाना जो पैसा है नहीं लौटा पाई, या कोई कर्जा है या डिपॉजिट है या बॉन्ड्स है या डिबेंचर्स है या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से कोई कर्जा लिया है या टर्म लोन है, यदि इंटरेस्ट ये तो लौटा नहीं पाई है तो नहीं नई डिविडेंड डिक्लेयर नहीं कर पाएगी। ठीक है, अब ये पेमेंट ऑफ डिविडेंड काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डिविडेंड मस्ट बी पेड इन कैश, नेवर इन काइंड। काइंड में तुम अपना वस्तु नहीं दे सकते, झंडूबाम कंपनी तो ऐसे नहीं बोल सकती हमारी तरफ से डिविडेंड में 10 झंडूबाम दो, नहीं चलेगा। सो डिविडेंड चेक या वारंट या इलेक्ट्रॉनिक मोड से पे होता है। जैसे मैंने बताया आज के जमाने में डिविडेंड वारंट चेक का जमाना चला गया। जॉइंट होल्डिंग ऑफ शेयर्स रहेगा, 2 जन मालिक है शेयर्स के तो पहले को डिविडेंड मिलेगा, वो फिर आपस में बांटेंगे उनका प्रॉब्लम, अनलेस जॉइंट शेयर होल्डर्स ने लिखित फॉर्म में कंपनी को इन्फॉर्म किया है कि ए और बी में पहले के बजाय दूसरे को दो, वरना हमेशा कंपनी पहले आदमी को चेक भेजेगी या तो ऑनलाइन ट्रांसफर करेगी। 50-50% ये सब कंपनी का काम नहीं है, बहुत लोड बढ़ जाता है। डिविडेंड डिक्लेरेशन के 30 दिन के अंदर बांटना पड़ेगा। सिर्फ रजिस्टर्ड शेयर होल्डर को दिया जा सकता है, अनरजिस्टर्ड होल्डर को नहीं दिया जाएगा।
प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को डिविडेंड पहले दिया जाएगा एट द फिक्स रेट, लास्ट में इक्विटी को दिया जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में है तो जो भी डीमैट अकाउंट में बेनिफिशियल ओनर है, जो कंपनी के पास बेनिफिशियल ओनर का डिपॉजिटरी के पास लिस्ट है, उसको दिया जाएगा। फिजिकल फॉर्म में जो कंपनी के रजिस्टर ऑफ मेंबर्स है उनको जाएगा। उसके बाद डिफॉल्ट, यदि कंपनी को कोई डिफॉल्ट होता है तो हर एक डायरेक्टर को पनिशमेंट है, और मतलब 30 अक्टूबर तक पे करना है। 30 सितंबर को डिक्लेयर हुआ तो 30 दिन के अंदर, 30 दिन के अंदर नहीं पे किया तो कंपनी को 12% पर एनम के ब्याज से शेयर होल्डर को पर एनम, महीने का नहीं, पर एनम के हिसाब से ब्याज देना पड़ेगा। और डायरेक्टर्स को फाइन भी लगेगा, कंपनी को फाइन लगेगा, ठीक है ना। नेक्स्ट है अनपेड एंड अनक्लेम डिविडेंड। अनपेड डिविडेंड का कायदा क्या है, मैंने जैसे बताया था 30 सितंबर को एजीएम होता है, 5 अक्टूबर तक तुमको बैंक में पैसे डालने पड़ेंगे, 30 अक्टूबर तक तुमको डिविडेंड पे करना पड़ेगा। और यदि 30 अक्टूबर तक तुमने जो 40,000 बैंक में बाजू में कर दिया, 35 to 38,000, ऐसा सोचो 35,000 रुपया के चेक्स भेजे और 35,000 लोगों ने विड्रॉ कर लिया, लेकिन 5,000 अभी भी तुम्हारे बैंक अकाउंट में मौजूद है। या तो पोस्टल डिले हुआ है, पोस्ट ऑफिस से गुमा है, या तुमसे शेयर होल्डर से गुमा है, फट गया है, चोरी हो गया है, बट उन लोग या तो उनको मिल चुका बट उन्होंने आलस किया। तो इस हिसाब से क्या हुआ है, तुमने जो एजीएम के 5 दिन के अंदर जो बैंक में पैसा ट्रांसफर किया था उसमें से और 30 दिन के अंदर पे होना था, तो 40,000 में से तुम्हारे बैंक से सिर्फ 35,000 कम हुआ है। तो अभी कायदा ऐसा बोलता है कि 30 दिन खत्म जैसे होते 30 अक्टूबर को, उसके बाद 7 दिन के अंदर 31 अक्टूबर का महीना है, मतलब 6 नवंबर तक कंपनी को एक अलग अनपेड डिविडेंड अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करने पड़ेंगे, ठीक है। और जब अनपेड डिविडेंड अकाउंट में ट्रांसफर किया उसके 90 दिन के अंदर वेबसाइट में बताना पड़ेगा कि कौन शेयर होल्डर है, कितने शेयर है, कितना रकम है, लास्ट नोन एड्रेस बताना पड़ेगा कि इनका देना बाकी है, इन लोगों ने अभी तक क्लेम नहीं किया है। और अनपेड डिविडेंड अकाउंट में जिस तारीख को ट्रांसफर किया उस तारीख से 7 साल तक यहाँ पे रहेगा। 7 साल में 6.5 साल बाद कंपनी लेटर लिखेगी कि भाई क्लेम कर लो, नहीं तो ये इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड में चला जाएगा। इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड, फिर भी शेयर होल्डर क्लेम नहीं करता तो 7 साल बाद ये पैसा कंपनी को कंपलसरी इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड में चला जाएगा, ना कंपनी को मिलेगा ना शेयर होल्डर को मिलेगा। लास्ट में पैसा गवर्नमेंट का इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड में जाएगा, जो गवर्नमेंट लोगों के एजुकेशन के लिए यूज करेगा। ओके, मोड्स ऑफ पेमेंट ऑफ डिविडेंड, इसको रट्टा मारने की कोई जरूरत नहीं है, जमाना चला गया। डिविडेंड वारंट एक प्रकार का चेक था जो कंपनी तुमको भेजती थी, जैसे मैंने बताया चेक के कॉर्नर में परफोरेशन था, वो फाड़ने का, चेक जाकर बैंक में जमा करने का, पेन स्लिप भरने का बैंक में, बड़े सब जमाना चला गया है। डिविडेंड मैंडेट क्या था, तुम जब तुमको कंपनी से डिविडेंड ऑनलाइन चाहिए था तो तुम एक फॉर्म भर के देते थे कंपनी को, जिसको डिविडेंड मैंडेट बोलते थे, कि प्लीज हमको चेक मत भेजो, हमको ऑनलाइन ट्रांसफर करो। इससे तुम्हारा भी फायदा कि तुमको बैंक में जाने की जरूरत नहीं, बैंक का भी कंपनी का भी फायदा कि कंपनी को चेक छाप के पोस्ट का खर्चा बचता था। बट डिविडेंड मैंडेट तुमको सबमिट करना पड़ता था, फिर लोग आलस करते थे कि कौन कहाँ भेजू, झंझट होता था, फॉर्म भरो, तो लोग अक्सर अवॉइड करते थे। लेकिन लास्ट में गवर्नमेंट को भी रियलाइज हुआ डिविडेंड मैंडेट के लिए शेयर होल्डर को क्यों परेशान करना, तो आजकल इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म जब तुम अकाउंट ओपन करते हो ब्रोकर के पास शेयर का खरीदी बिक्री के लिए, तभी ही तुमसे क्रॉस चेक ले लिया जाता है। उस क्रॉस चेक में क्लियर कट नंबर देता है, चेक में अकाउंट नंबर, आईएफएससी कोड। सो आजकल सब इलेक्ट्रॉनिक मोड में ही होता है ट्रांसफर, छोटा रकम रहेगा तो ईसीएस, बड़ा रकम रहेगा तो एनईएफटी। सो आजकल डिविडेंड वारंट का जमाना चला गया है, और अच्छा है ना, तुमको घर बैठे तुम्हारे ऑटोमेटिक खाते में आ रहा है, एक ईमेल भी आ जाता है, लेकिन ईमेल थोड़ा लेट आता है। डिविडेंड आज आ गया तो 2-4 दिन, एक हफ्ते में ईमेल आता है कि तुमको डिविडेंड ऑनलाइन ट्रांसफर हो चुका, नहीं हुआ तो हमको कांटेक्ट करो, लेकिन ऐसा गड़बड़ी नहीं होता है, मेरे अनुभव में कोई भी गड़बड़ी नहीं हुआ है। इंटरिम डिविडेंड, दो एनुअल जनरल मीटिंग के बीच में जो डिविडेंड दिया जाता है उसको इंटरिम डिविडेंड बोलते हैं, ठीक है। सो ये कौन रिकमेंड करता है, डायरेक्टर्स। कौन डिक्लेयर करता है, डायरेक्टर्स। इसको डिक्लेयर होने के बाद कैंसिल किया जा सकता है, द आंसर इज यस। सो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स रिकमेंड करते हैं
डिक्लेयर करते हैं, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में बोलना चाहिए कंपनी ने डेप्रिसिएशन जो हिसाब है 6 महीना 8 महीने का, उसमें अकाउंटिंग में डेप्रिसिएशन माइनस करना चाहिए, रिजर्व में से इंटरिम डिविडेंड नहीं दिया जा सकता, करेक्ट। तो इंटरिम डिविडेंड 2 एनुअल जनरल मीटिंग के बीच में दिया जाता है, ठीक है। नॉर्मली उसका रेट फाइनल डिविडेंड से कम होता है। डायरेक्टर्स रिकमेंड करते हैं, डायरेक्टर्स डिक्लेयर करते हैं, बहुत ज्यादा प्रॉफिट हुआ हो या रिजर्व तो में से तो नहीं दे सकते, ठीक है ना, तो डेप्रिसिएशन माइनस करना पड़ता है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ही रिकमेंड करेंगे, डिक्लेयर करेंगे, लेकिन जो पेमेंट का कायदा है वो फाइनल डिविडेंड की तरह है कि डिक्लेरेशन के 5 दिन के अंदर बैंक में ट्रांसफर करो, 30 दिन के अंदर पेमेंट कर दो, अनपेड रहा तो 30 दिन के अंदर नहीं हुआ तो 30 दिन खत्म होता है, उसके बाद 7 दिन के अंदर अनपेड अनक्लेम डिविडेंड अकाउंट में ट्रांसफर करो, 7 साल तक वही रहेगा। लेकिन आजकल ऐसा होता नहीं है, जैसे मैंने बताया कि तुमको जब पैसा मिल रहा है और तुमने नहीं लिया, ऐसे तो होगा नहीं, सबका मेहनत का ही कमाई है। सो अनपेड डिविडेंड में बहुत कम जाता है, क्योंकि ऑनलाइन ट्रांसफर एक बार हो गया तो बचेगा ही नहीं। सीधी बात है ना, तुमने व्हाट्सएप मैसेज भेज दिया, अटका तभी होगा जब इंटरनेट कनेक्शन नहीं होगा। एक बार इंटरनेट कनेक्शन रहा, सबको गया तो मैसेज तो चला जाएगा, तो तुम्हारे बैंक से लगभग पूरा जाता है और अनपेड डिविडेंड अकाउंट का रेलेवेंस कम हो गया है। इंटरेस्ट सीधा कॉमन सेंस है, एक लेंडर है एक बोरोर है, देने वाला कर्जा और लेने वाला कर्जा। सो बोरोर टेक्स मनी फ्रॉम द लेंडर, सो इंटरेस्ट इज द कॉस्ट फॉर रेंटिंग मनी। हम कर्जा लेते हैं, हमको उसका कीमत चुकाना पड़ेगा, वो कीमत को ब्याज बोलेंगे। और इंटरेस्ट कभी भी प्रोडक्टिव है, मैंने इंटरेस्ट के वीडियो में बताया था, प्रोडक्टिव अनप्रोडक्टिव रिसोर्सेज। होम लोन अनप्रोडक्टिव है क्योंकि तुम खुद रहते हो, मशीन प्रोडक्टिव है क्योंकि तुम उससे कमा रहे हो और फिर ब्याज दे रहे हो, तो प्रोडक्टिव के लिए ज्यादातर यूज करना चाहिए। रिस्क ज्यादा तो इंटरेस्ट ज्यादा होगा, सीधा हिसाब है। होम लोन में रिस्क क्यों कम है? क्योंकि घर के कागजात बैंक के पास रहते हैं, तुमने कर्जा नहीं भरा तो बैंक तुम्हारा घर जब्त कर लेगा। तो पर्सनल लोन में कुछ भी गिरवी नहीं रहता, तो इंटरेस्ट रेट बढ़ता है, तो जितना रेट ज्यादा उतना, जितना रिस्क ज्यादा उतना ब्याज ज्यादा होता है। इसलिए सॉफ्टवेयर कंपनी के लिए इंटरेस्ट रेट ज्यादा होगा, दूसरे कंपनी के लिए हो सकता है कम हो, रिस्क जिसमें कम हो। तो नॉर्मली साल के हिसाब से कंप्यूट करते हैं, प्रिंसिपल पे कंप्यूट करते हैं, एक फिक्स मेथड होता है, एक फ्लोटिंग होता है, वो सब मैंने वहां पे एक्सप्लेन किया, अभी एक्सप्लेन करूंगा तो बहुत टाइम चला जाएगा, ठीक है ना। सो रेट ऑफ इंटरेस्ट एक जमाने में स्थिर रहता था, महीनों के महीनों सालों के सालों स्थिर रहता था, आजकल ऐसा नहीं है। आजकल दो आदमी को अलग इंटरेस्ट रेट भी चार्ज किया जा सकता है, जैसे कि तुम प्राइवेट सेक्टर बैंक में गए और पब्लिक सेक्टर में गए, दोनों जगह पे ब्याज दर अलग हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, तुम्हारा सिविल कैसा है, देश का फाइनेंशियल कंडीशन कैसा है, अभी बैंक के पास बहुत सारा पैसा है, लेने वाले कम है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट गिरेगा। महंगाई कितना है, लोगों ने कितना कर्जा लिया है, ये सब देख के ब्याज दर तय होता है। मार्केट में मार्केट स्ट्रांग है क्या डाउन है, अभी थर्ड वेव आ जाता है तो मार्केट डाउन हो जाएगा तो इंटरेस्ट रेट गिरेगा। थर्ड वेव आता नहीं है, मार्केट स्ट्रांग हो जाता है दिवाली में, तो अगेन इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा। ये सब चीजें असर करती है। सो प्रॉफिट का हिसाब से खर्चा है, इंटरेस्ट इज अ चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट, और पहले से ही कॉन्ट्रैक्ट में ही तय होता है इंटरेस्ट रेट क्या है, ठीक है ना। सो इंटरेस्ट किसको दिया जाता है? डिबेंचर होल्डर्स, बॉन्ड्स, पब्लिक डिपॉजिट, उनको कंपनी देती है इंटरेस्ट। मैंने इंटरिम और फाइनल डिविडेंड के बारे में बताया था, डिस्टिंग्विश बहुत इंपॉर्टेंट है। सो दो एजीएम के बीच में डिक्लेयर रिकमेंड और डिक्लेयर होता है। फाइनल डिविडेंड एजीएम में होता है, क्लोज ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। हु डिक्लेयर्स? इट इज डिसाइडेड एंड डिक्लेयर्ड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इन द बोर्ड मीटिंग। और यहाँ पे इसका रिकमेंडेशन और डिक्लेरेशन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स करते हैं, डिक्लेरेशन शेयर होल्डर्स करते हैं, रिकमेंडेशन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स करते हैं। ऑथराइजेशन, तो इंटरिम डिविडेंड यदि आर्टिकल ने परमिशन दिया तो ही हो सकता है। फाइनल डिविडेंड में आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन की परमिशन की कोई जरूरत नहीं है। व्हेन डिक्लेयर्ड दो एजीएम के बीच में, फाइनल डिविडेंड एजीएम में डिक्लेयर होता है। रेट हमेशा फाइनल से कम होगा और फाइनल डिविडेंड इंटरिम से रेट से ज्यादा होगा। सो इंटरिम सिर्फ करंट ईयर अकाउंटिंग ईयर के प्रॉफिट से होगा, जबकि फाइनल करंट ईयर प्रॉफिट, प्रीवियस ईयर प्रॉफिट, रिजर्व्स, या तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो पैसा बोला है उस प्रॉमिस किया उसमें से दिया जाएगा।
अकाउंटिंग एस्पेक्ट इट इज डिक्लेयर्ड फाइनल अकाउंट्स, क्योंकि साल के बीच में दिया जाता है दिसंबर में, सो अकाउंटिंग तुम्हारा पूरा फाइनल अकाउंट्स नहीं बना है, जबकि इसमें फाइनल अकाउंट्स पूरा बनता है। फिर मैंने एक्स्ट्रा पॉइंट बताया था कि इंटरिम डिविडेंड कर्जा नहीं बनता, फाइनल डिविडेंड कर्जा बनता है। इंटरिम डिविडेंड कैंसिल किया जा सकता है, फाइनल डिविडेंड कैंसिल नहीं किया जा सकता है, ऐसे मैंने एक्स्ट्रा पॉइंट्स भी गिनाए थे। और फिर डिविडेंड किसको, डिविडेंड और इंटरेस्ट, डिविडेंड किसको दिया जाता है, शेयर होल्डर्स को एज अ रिटर्न ऑफ कैपिटल। इंटरेस्ट किसको दिया जाता है, क्रेडिटर्स को। कौन देता है, कंपनी देती है। डिविडेंड मेंबर्स को दिया जाता है, क्रेडिटर को दिया जाता है। ऑब्लिगेशन, डिविडेंड प्रॉफिट रहा तो ही पे करना है, इंटरेस्ट प्रॉफिट हो या नहीं हो देना तो है। व्हेन पेबल, जब कंपनी सफिशिएंट प्रॉफिट कमाती है तो डिविडेंड देती है, इंटरेस्ट प्रॉफिट हो नहीं हो देना ही है। रेट डिविडेंड का इक्विटी शेयर पे हर साल बदल सकता है, इंटरेस्ट का प्री डिटरमाइंड रेट रहता है, फिक्स रहता है, वो बदलेगा आसानी से नहीं। रेजोल्यूशन, डिविडेंड के लिए रेजोल्यूशन पास करना पड़ता है। इंटरिम डिविडेंड में रिकमेंडेशन और डिक्लेरेशन बोर्ड मीटिंग में रेजोल्यूशन के थ्रू होता है, और फाइनल डिविडेंड रिकमेंड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स करते हैं, डिक्लेरेशन इक्विटी शेयर होल्डर्स करते हैं, बट सबके लिए रेजोल्यूशन लगता है। इंटरेस्ट तो पे करना ही है, तुम रेजोल्यूशन पास करो नहीं करना हो तो बैंक को तो देना ही है इंटरेस्ट। अकाउंटिंग, डिविडेंड प्रॉफिट का अप्रोप्रिएशन है, डिविडेंड इसके बाद आता है प्रॉफिट के। इंटरेस्ट चार्ज ऑफ प्रॉफिट है, मैंने एक्स्ट्रा पॉइंट भी बताया था कि डिविडेंड खर्चे में नहीं दिखा सकते, इंटरेस्ट खर्चे में दिखा सकते हैं। इंटरेस्ट प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट में आता है, डिविडेंड प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन में डेबिट आता है। अप्रोप्रिएशन मतलब प्रॉफिट के बाद का हिस्सा, और इंटरेस्ट प्रॉफिट का पहले का हिस्सा, क्योंकि तुम्हारा जो सेल्स या इनकम है उससे माइनस होने के बाद प्रॉफिट बचेगा। तो यहाँ पे फुल चैप्टर रिवीजन खत्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो को लाइक करो, फ्रेंड्स तक शेयर करो, और चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू।